इनफैक्ट रजित सर, आप कहेंगे कि ये कोइंसिडेंस है क्या? हमारा हॉट स्टॉक्स में जो आज चर्चा का विषय है वो यही है, जो 52 वीक लोज टच कर रहे हैं स्टॉक, उन्हीं के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। ये मैं 28 फरवरी के नंबर्स आपके सामने रख रहा हूँ, जिसमें निफ्टी के 9 शेयर 52 वीक लो पर पहुंच चुके हैं। रिकॉर्ड हाई से निफ्टी में करीब 16% की गिरावट हुई है, 15.8% टू बी प्रिसाइज। जो हाई लगा था हमारा सितंबर में, वहां से लेकर अब तक निफ्टी करीब 16% गिर चुका है। लेकिन अपना जो 52 वीक लो है 21,281 का, वहां से हम करीब करीब 4% दूर है। हालांकि आज का नंबर आप मिला लेंगे, जो आज का थोड़ा सा हमने हाई लेवल से फॉल देख लिया है, या फिर जो 42 पॉइंट के आसपास के गेंस है, उसके हिसाब से नंबर थोड़ा सा आपको और ऊपर नजर आएगा। लेकिन फिर भी हम 4% के आसपास 52 वीक लो से दूर हैं। लेकिन बहुत सारे स्टॉक्स हैं, रिलायंस का एग्जांपल तो आपने देख ही लिया, जो कि अपने 52 वीक लो पर पहुंच चुके हैं और हाई लेवल से बहुत ज्यादा करेक्ट हो चुके हैं। निफ्टी अभी भी बेयर मार्केट में नहीं पहुंचा, यानी कि हाई लेवल से 20% से ज्यादा करेक्ट नहीं हुआ है। लेकिन बहुत सारे स्टॉक्स हैं, उसमें रिलायंस को भी आप ऐड कर लीजिए, जो कि अपने हाई से 20% से ज्यादा करेक्ट कर चुके हैं। तो जितना पेन हमने निफ्टी में देखा है, उससे कहीं ज्यादा पेन हमने जो स्टॉक्स हैं निफ्टी के, जो हैवी वेट्स हैं, उनमें आता हुआ देखा है। तो उन्हीं स्टॉक्स पर हम आज चर्चा करने वाले हैं कि निफ्टी भले ही अपने 52 वीक लो से करीब 4% दूर है, लेकिन ये वाले स्टॉक्स जो कि हाई लेवल से बहुत ज्यादा करेक्ट हो चुके हैं, 52 वीक लोज ब्रीच कर चुके हैं, बेयर मार्केट में पहुंच चुके हैं, अब इन शेयरों में क्या करना चाहिए। सर, ये 9 स्टॉक्स जो हैं वो एक एक करके आपने सामने रखता हूं। कुछ एक स्टॉक्स ऑलरेडी हम टच कर भी चुके हैं, जिसमें टाटा मोटर्स, हीरो मोटर जैसे स्टॉक्स हैं। बजाज ऑटो की बात हमने करी थी, जिसमें एशियन पेंट्स भी है, पावर ग्रिड का नाम भी है, जो कि 30% से ज्यादा करेक्ट हो चुका है अपने हाई लेवल से। रिलायंस इंडस्ट्रीज, जैसे मैंने कहा, आज भी इसने 1171 रुपए का नया लो लगा दिया। 52 वीक लो 1193 रुपए 30 पैसे इसने शुक्रवार के सेशन में टच किया था। तो उस लिहाज से ये 25% करेक्ट हुआ था हाई लेवल से। अब इसमें आप चाहें तो 1-2% की और एडिशन कर सकते हैं। 26-27% ये हाई लेवल से करेक्ट हो चुका है। इन आंकड़े आपके सामने 28 फरवरी तक के हैं। एसबीआई, ये भी स्टॉक एक समय 900 रुपए तक पहुंच गया था, अब 700 रुपए के नीचे ट्रेड कर रहा है, 24.5% करेक्ट हो चुका है। टीसीएस, जो कि 4600 रुपए तक चला गया था, आई थिंक 4500 रुपए का बायबैक था, उस प्राइस के भी ऊपर चला गया था। 3457 का इसने शुक्रवार के सेशन में लो टच किया था, ये भी 24% से ज्यादा करेक्ट हो चुका है। और एलएनटी एक थोड़ा सा चौंकाने वाला नाम है, एग्जैक्ट 20% का नंबर है। शुक्रवार तक के जो आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं, 3141 रुपए का इसने लो टच किया था। सर, टाटा मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, पहले इन ऑटो स्टॉक्स पे ही आपकी राय लेना चाहूंगा। 38 से 47%, 48% स्टॉक अपने हाई लेवल से करेक्ट हो चुके हैं। जस्टिफाइड है सर इतना करेक्शन? और जिस तरह का सिनेरियो बन रहा है, जैसे आपने कहा भी कि आरबीआई अब रेट कट की ओर बढ़ रहा है, लिक्विडिटी बढ़ती हुई नजर आएगी, सरकार भी केपेक्स के ऊपर खर्च करेगी, तो क्या ये सारे फैक्टर्स ये इंडिकेट कर रहे हैं कि इन शेयरों का बुरा दौर खत्म हो चुका है, धीरे धीरे ही सही इनमें एक्यूमुलेशन शुरू कर देना चाहिए? सर देखिए, इसमें एक चीज है, ऑटो स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो ऑटो स्टॉक्स में स्टॉक स्पेसिफिक होकर चलना बहुत जरूरी होगा। और वो स्टॉक स्पेसिफिक होकर चलना इसलिए जरूरी होगा क्योंकि सर वो जो आपसे डेटा मैंने डिस्कस किया था, जो सीएम ने भी एक डेटा निकाला था एक प्रोजेक्टेड ग्रोथ का, उसमें जो हम पैसेंजर व्हीकल की बात कर रहे हैं 1 से 1.5% ग्रोथ ही है। और एसयूवी सेगमेंट जो है उसमें करीबन 8% का ग्रोथ हम देख रहे हैं। तो वो जो एक अप्रोच है, जैसे आप एसयूवी में ग्रोथ देख रहे हैं तो आप महिंद्रा एंड महिंद्रा की तरफ जाएंगे, टाटा मोटर्स की तरफ जाएंगे, मारुति का लाइनअप इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है। और हुंडई के पास एक क्रेटा है, बट हुंडई वैसे आप देखें तो अभी उनका कोई भी ऐसा कार का लाइनअप नहीं है जो आपको बहुत एग्रेसिवली इंटरेस्टिंग लग रहा हो। तो हुंडई में जैसे अभी थोड़ी सी दूरी बना के रखी जा सकती है। मारुति का तो खुद का बेस इतना बड़ा सर, दे होल्ड अराउंड 44% ऑफ द टोटल मार्केट शेयर, इवन इफ दे आर ग्रोइंग बाय 1%। तो ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन और मारुति में आ सकता है, उसके बाद आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। बट सर फिर वापस एक लॉजिकल बात पे हम आ जाते हैं कि अब जिस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर रहा है और रिलायंस ने जिस तरीके से अभी अपना मूवमेंट चालू किया, आप देखिए पूरा का पूरा बैंक निफ्टी भी रेड में आ गया है, निफ्टी भी रेड में आ गया है। थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखें, क्योंकि अगर जो संदीप सर लेवल बोल रहे हैं उनके आसपास कुछ आता है तो इसमें एक चीज जरूर कर सकते हैं कि करंट लेवल्स पे 15 to 20% ही अपना एक्सपोजर ले और स्टैगर्ड मैनर में बाइंग करें। ये अरेस्ट होता हुआ अभी नहीं दिख रहा है सर, तो थोड़ा सा संभल के रहें। मार्केट आज जिस तरीके से बिहेव कर रहा है, वेरी फ्रैंकली आई एम नॉट कंफर्टेबल विद द वे इट इज पैनिंग आउट। और 21,800 के नीचे जाता है तो सिचुएशन तो खराब हो सकती है। नॉट दैट आई एम चेंजिंग माय स्टांस, बट हाँ, स्क्रीन के सामने सर थोड़ी सी चीजें बदलती हुई दिख तो रही हैं।
ओके सर, मैंने कोई लेवल्स नहीं बताए, मैंने केवल रिपोर्ट पढ़ी थी, वो लेवल्स आपके साथ मैंने शेयर किए थे। ना मेरे पास ऐसा कोई राइट है और ना ही मैं कोई शेयर करना चाह रहा था। मैंने तो सिर्फ़ एक व्यू पॉइंट था, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ी थी रिपोर्ट, तो आपके सामने रखी थी कि आप उससे कितना इत्तेफ़ाक रखते हैं। ख़ैर, ऑटो स्टॉक्स की ये बात हो गई। सर, इसमें एशियन पेंट्स तो ठीक है, ग्रासिम की जब से पेंट सेगमेंट में एंट्री हुई उस वजह से स्टॉक गिरा है, उसका रीज़न भी समझ आ रहा है। तो एशियन पेंट्स में क्या करना है वो भी बताइए। पावर ग्रिड में जो गिरावट हुई है वो थोड़ी इंटरेस्टिंग है सर। क्यों? क्योंकि पावर की डिमांड तो इंडिया में लगातार ग्रो कर रही है और मार्केट भले गिरे या कुछ भी हो, हम अपने घर में लाइट, एसी, पंखे चलाना तो बंद नहीं कर देते हैं। तो पावर ग्रिड का ये जो करेक्शन है, क्या ये अपॉर्च्युनिटी है खरीदारी करने के लिए? सर देखिए, पावर में जरूर, और पावर में आप देखिए अभी हमने कुछ देर पहले बात भी करी थी कि जिस तरीके से समर्स हैं सर, इस बार लग रहा है समर्स में हम नए रिकॉर्ड पे नए रिकॉर्ड बनाने वाले हैं, और पावर कंजम्पशन आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे से होता हुआ दिखेगा। तो करंट लेवल्स पे आप इसमें धीरे धीरे करके बाइंग करना चालू कर सकते हैं। जो भी आप बाइंग करना चाह रहे हैं करंट लेवल्स पे और 20-25% डिप्लॉय कर सकते हैं। और अगर मार्केट करेक्ट होता है और डाउनसाइड आता है तो फिर और अपनी पोजीशन बना सकते हैं। बट हाँ, इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस अब ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव बेट बनता जा रहा है। ओके, तो अभी आप चाहें तो धीरे-धीरे खरीदारी शुरू कर सकते हैं और गिरावट होती है, तो लो लेवल्स पे और भी पावर ग्रिड में अपनी पोज़ीशंस ऐड करते चल सकते हैं। रिलायंस की बात आ गई सर, मेरे पास 1193 का नंबर है, लेकिन आज का लो जैसे हम देख भी रहे हैं 1165-55 का हो गया। अब तो इसमें पौने 3% की गिरावट हो चुकी है सर। तो रिलायंस की जो गिरावट है, ये क्या खरीदारी करने का मौका? 52 वीक लो पर स्टॉक आ गया। सर इतनी बात कर चुके हैं रिलायंस की, और रिलायंस पे तो सर एक छोटा सा और ना लाइटर नोट मैं आपको बताता हूँ। जब दो बच्चे शैतानी कर रहे होते हैं ना, तो जब एक बच्चे की सिचुएशन थोड़ी सी खराब हो जाती है ना, तो वो पानी फेंक देता है या खाना फेंक देता है दूसरे बच्चे के ऊपर, ये दिखाने के लिए कि गलती मेरी नहीं थी, इसकी भी थी। मेरी वही सिचुएशन हो गई है रिलायंस में अभी। आप जो 850 का लेवल बता रहे हैं जो आपने रिपोर्ट में पढ़ा है, तो देयर मस्ट बी अ रीजन बिहाइंड इट। बट इफ यू आस्क मी पर्सनली, आई डोंट सी दिस करेक्शन हैपनिंग। एंड अगर ये आ रहा है मैं तो अपॉर्चुनिटी ही मानूंगा, और मैं समझता हूं कि इसमें आप स्टैगर्ड मैनर में अपनी बाइंग करते रहें। कंपनी में प्रॉब्लम नहीं है, टर्न अराउंड में थोड़ा सा टाइम लग सकता है मार्केट को भी, क्योंकि अब जिस तरीके से रिलायंस एक डेंट देता हुआ दिख रहा है, हुँ, पूरा मार्केट एक अलग डायरेक्शन में और रिलायंस अलग डायरेक्शन में, तो अब रिलायंस भी एक डायरेक्शनल अगर नेगेटिव मूव दे रहा है, थोड़ा सा हुँ, टाइम लग सकता है। बट हाँ, मैं ये कहूंगा कि डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। हम लोग बहुत सारी चीजें बोलते हैं, समझते हैं, सारी चीजें देखते हैं, कई कबार वो सही होती है, कई कबार वो गलत भी हो जाती हैं। वो एक रिपोर्ट है जो हमने पढ़ी है, हो सकता है वो सही हो, बट अगर वो कहीं भी थोड़ा सा भी रिवर्स डायरेक्शन में जाती है तो हमें अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें बाइंग जरूर चालू कर सकते हैं। बिल्कुल। सर, मैंने वो रिपोर्ट पढ़ी थी ना, मैंने भी उसे पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लिया था, लेकिन वो ओवर द वीकेंड ही मैंने पढ़ी थी और आज से ही उसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगा ये मैंने नहीं सोचा था। इनफैक्ट उसमें सर जो व्यू पॉइंट रखा गया था ना, वो इस तरह से था कि ये हिस्ट्री है। मतलब दैट्स हाउ मार्केट फॉर्म्स इट बॉटम। मतलब बॉटम जो बनने का प्रोसेस है या प्रक्रिया है, वो इसी तरह से ही है कि पहले क्या है कि आपके मिड कैप, स्मॉल कैप टूटते हैं और आपके जो हेवी वेट्स हैं, उससे आपको इंडेक्स को बचा के रखा जाता है। बाद में फिर आप क्या करते हैं, पैनिक क्रिएट करने के लिए जो हेवी वेट्स हैं उनमें बिकवाली होती है, तो इंडेक्स नीचे आता है। तो इन द बैकड्रॉप आप धीरे-धीरे करके मिड कैप, स्मॉल कैप को एक्यूमुलेट करते हैं। अब वो मिड कैप, स्मॉल कैप कौन से एक्यूमुलेट हो रहे, नहीं हो रहे हैं, या अगर हो रहे हैं तो कौन से, उसको भी देखना होगा। फिर समझ आएगा कि इस रिपोर्ट की जो हमने पढ़ी है, कितनी सेंसिटी है इसकी, और मतलब कितना ये सही होती हुई नज़र आएगी। खैर, रिलायंस में तो ये दिख रहा है, जिस तरह से रिलायंस हाई लेवल से गिर रहा है। एसबीआई में भी सर हमने देखा है कि हाई लेवल से करेक्शन बहुत ज़्यादा हो चुका है। 900 रुपए के आसपास के इसने हाईज़ बनाए थे और वहाँ से अब ये 700 रुपए के नीचे डिसाइसिवली आ गया है। 912 रुपए का हाई था इनफैक्ट इसका, 52 वीक हाई है, ऑल टाइम हाई। तो 200 रुपए से ज़्यादा का करेक्शन एसबीआई में हो चुका है। क्या इसमें मौके हैं या और अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं? सर देखिए, मैं तो एक चीज जानता हूं कि जिस तरीके से करेक्ट किया है, अब हम थोड़ी सी अगर इसकी चीजें देख लें, इसका पी 7.69 पे है, सेक्टर का पी 9.47 पे है, और कहीं ना कहीं पीएसयू बैंक्स ने ना अपने एसेट्स बहुत अच्छे से क्लीन कर लिए हैं। तो हुँ, मैं ये कहूंगा कि करंट लेवल्स पे भी एक अपॉर्चुनिटी बनती है, क्योंकि सर स्टेट बैंक है, ऐसे कहीं जाने वाला है नहीं। इट हैज परफॉर्म्ड, और अब ये करेक्ट भी कर रहा है। और अगर आप मेरे से बोलेंगे और कितना नीचे जा सकता है, तो देखिए अगर करेक्शन आता है और जिस तरीके की सिचुएशन हम अब देख रहे हैं बनती हुई, हो सकता है हुँ, आपको यहाँ से और 80 टू 100 रुपीज के डाउन साइड पे भी मिले। बट वो तभी मिलता है जब एक एक्सट्रीम सिचुएशन डेवलप होती है मार्केट में, और जो हम बातें कर रहे हैं
वो अगर होती हुई इंप्लीमेंट होती हुई दिखती हैं, मगर उस डर के पीछे करंट लेवल्स को नहीं छोड़ना चाहिए, स्टैगर्ड मैनर में बिल्कुल इसमें भी बाइंग करनी चाहिए। ठीक है, स्टैगर्ड मैनर में एसबीआई में भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। ज्यादातर दिग्गज ही हैं सर इसमें अपने अपनी इंडस्ट्री के, इसमें टीसीएस भी है 3457 का, इसने शुक्रवार को लो टच किया था। आज आईटी सेक्टर में थोड़ी हम रिकवरी देख रहे हैं, आज के हाई से नीचे हैं, लेकिन जो 52 वीक लो बना था शुक्रवार के सेशन में 3457 का, उसके तो आपको स्टॉक ऊपर ही नजर आएगा। तो आईटी में सही समय आ गया सर खरीदारी करने का। टीसीएस जैसे दिग्गज जो कि करेक्ट हो चुके हैं, 4600 वाला 3500 पर आ गया, इसे ले लें। सर देखिए, इसमें एक चीज आप नोटिस करिएगा, द काइंड ऑफ डिविडेंड दैट दिस कंपनी पेज। एक तो ये इंटरम डिविडेंड, स्पेशल डिविडेंड, बहुत सारे डिविडेंड पेइंग कंपनी है, डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छा है, सेक्टर बी 31 पे है, ये 25.9 पे है। बट हमको थोड़ा सा डर जो है, अभी आईटी बिजनेस जो दे रहा है, वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये डोनाल्ड ट्रम्प अपनी हरकतें कर रहे हैं, इनका बिजनेस थोड़ा सा शिफ्टिंग पैटर्न पे भी आया है ये, और दूसरी कंट्रीज पे भी जा रहे हैं। बट सर जिस तरीके से अभी डोनाल्ड ट्रम्प फायरिंग मोड पे हैं, पता नहीं ये कब क्या अनाउंसमेंट ले आए और क्या डायरेक्शनल मूव ये कंपनी दे दे, आईटी सेक्टर दे दे। थोड़ा सा सेफ साइड पे रहें। अभी इस पे बहुत ज्यादा कोई एग्रेसिव स्टांस लगाने वाली चीज है नहीं, मतलब वेट कर लें, अभी रुकें, थोड़ा सा वेट करें। परफेक्ट है, ठीक है सर। तो गिरावट का रीजन भी समझ आ गया और खरीदारी नहीं करने का भी रीजन उसी में छुपा हुआ है। एलएनटी सर एक और हैवी वेट है, दिग्गज है, 3141 का, इसने 52 वीक लो टच किया था फ्राइडे के सेशन में, आज ऊपर है, करीब 1% के आसपास की मजबूती है इसमें सर। ऑलमोस्ट 4000 के लेवल से करेक्ट होकर ये 3141 तक आ गया था, तो इसमें करेक्शन ओवरडन है क्या? इसमें खरीदारी के मौके है या इसमें भी रुकना चाहिए? सर देखिए, एलएनटी में मैं आपको एक चीज बताता हूं, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ का एक क्लियर प्रॉक्सी प्ले है एलएनटी। इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर पैसा लगेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर ग्रोथ होगी, तो एलएनटी को तो चलना ही चलना होगा। बट फॉर दैट यू हैव टू वेट फॉर सम मोर टाइम, और वो किस तरीके से इंप्लीमेंट होता है, क्या होता है, वो देखने वाली बात होगी। एक चीज आप देखिएगा सर कि एलएनटी ना बहुत लंबे समय तक एक फेज ऑफ कंसोलिडेशन में चला था, और ये दो ही स्टॉक है, आईटीसी और एलएनटी। एलएनटी के लिए भी ये बातें होने लग गई थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग इतनी ज्यादा होने लग गई है, तब भी ये स्टॉक नहीं चलता है, लेगार्ड स्टॉक हो गया है, बहुत बड़ा हो गया है, चल नहीं पाता है, ये वो। उसके बाद चला, अब थोड़ा सा करेक्ट कर रहा है। तो अगर आपकी ऑलरेडी पोजीशन है तो आप इसको ना छेड़ें, और आप अगर मेरे को बोलें कि एवरेज कहां करना होगा, तो मैं बोलूंगा सब 2900 लेवल्स पे आए तो एवरेज करें। अगर पोजीशन नहीं है और पोजीशन क्रिएट करनी है, तो करेक्शन के बाद अब थोड़ा सा अट्रैक्टिवली पॉइज्ड हो रहा है और 3000 लेवल्स पे आपको मिलता है, वहां से आप अपनी बाइंग चालू कर सकते हैं। क्योंकि ये बात सच है, बहुत बड़ी मेहनत कंपनी है और प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉक्सी प्ले है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग्स इन टाइम टू कम आने वाली है। एलएनटी के नंबर्स में आपको ये चीजें देखने को मिल सकती है। ओके, तो 3000 के करीब खरीदें या उसके नीचे खरीदें? सर इफ यू ऑलरेडी हैव अ पोजीशन, तो 3000 नहीं, 2900 2800 आता है, वहां पे कुछ करिए। अगर पोजीशन नहीं है तो 3000 के आसपास आता है, वहां पे अपनी पोजीशन बना सकते हैं। ओके, तो ये राय होगी फिलहाल एलएनटी के लिए। इनफैक्ट कुछ एक रिपोर्ट है सर, एक अपडेट मेरे पास आ रहा है कि सेंसेक्स का जो ट्रेलिंग पीई रेशो है, वो पेंडेमिक का जो लो था उसके भी नीचे फिसल चुका है, वहां तक फिसल चुका है इनफैक्ट। तो वैल्यूएशन तो सर जो एक कंसर्न था वो प्ले आउट हो चुका है ऑलमोस्ट बाजार में, और इंडेक्स के जो लेवल्स हैं, जितना करेक्शन हुआ है परसेंटेज वाइज, हालांकि ज़्यादा नहीं हुआ है मिड कैप स्मॉल कैप से, लेकिन फिर भी जो वैल्यूएशंस हैं वो पेंडेमिक के लेवल पर पहुंचते हुए दिखे। जो ट्रेलिंग पी का लेवल है सेंसेक्स का खासतौर पे, वो ही दर्शा रहा है कि वैल्यूएशन वाइज काफ़ी करेक्शन हो चुका है। लेकिन कई सारे स्टॉक्स हैं, जैसे हमने डिस्कस किया, कि ये अपने 52 वीक लो पर कारोबार कर रहे हैं। इनमें आपको क्या करना चाहिए, इसी पर हमारा ये आज का खास डिस्कशन था। तो हॉट स्टॉक्स को यहीं पर हम समेटते हैं। मंच है तैयार फाइनेंशियल फ्रीडम समिट 3.0 के लिए। यहाँ जुड़ेंगे दिग्गज और होगी पैसों की बात। बड़ी शख्सियतों में होंगे महाराष्ट्र के यशस्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, बैंकिंग के बादशाह के मिस्त्री, शेयर बाजार को घर घर पहुंचाने वाले एनएसई के एमडी और सीईओ आशीष कुमार चौहान, बाजार के सरताज विजय केडिया,
म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में होगी बात ई बालासुब्रमण्यन और कल्पेन पारेख से। इंश्योरेंस सेक्टर के माहिर खिलाड़ी भी रहेंगे अनुज त्यागी और महेश बालासुब्रमण्यन। इन्वेस्टमेंट से लेकर म्यूचुअल फंड तक, देश की इकोनॉमी से लेकर इंश्योरेंस तक, आर्थिक जगत और पर्सनल फाइनेंस के हर मुद्दे पर बेबाक राय रखेंगे एक्सपर्ट्स। तारीख 5 मार्च दोपहर 3 बजे से मुंबई के ताज सेंटा क्रूज में। जुड़िए मनी 9 के साथ।